नमस्कार, स्वागत है आपका यूशन पॉडकास्ट देख रहे हैं आप। और हमारे पिछले एपिसोड्स की ही तरह इस एपिसोड में भी आपको बड़ा मज़ा आएगा आप अगर इसे पूरा देखेंगे। और ख़ास तौर से हम इस पॉडकास्ट के माध्यम से नॉलेज देंगे जीएसटी के बारे में और एग्रीकल्चर सेक्टर में किस तरीके से ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही है, इस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस करके बातचीत करेंगे। और एक निर्णय जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही में लिया है, जिसे जीएसटी 2 रिफॉर्म के तौर पर प्रेजेंट किया जा रहा है, इसका क्या कुछ इम्पैक्ट होने वाला है, ना केवल हमारे आम लोगों के जीवन में बल्कि हमारे बिजनेस सेक्टर पे। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ ना केवल जीएसटी जो लॉ है उसके एक तरीके से हम मास्टर कह सकते हैं इन्हें, और बिजनेस सेक्टर में अपनी संस्था कैट के माध्यम से जो काम कर ही रहे हैं, व्यापक ये संगठन है और देश भर के जो व्यापारी हैं उनके बीच में ये जो संस्था है वो काम कर रही है। तो ऐसे में व्यापारियों की क्या कुछ समस्या है, इस क्षेत्र की क्या कुछ समस्या है सर, उसकी नब्ज को एक तरीके से पकड़ते हैं। तो हमारे साथ हैं वरिष्ठ सीए बीसीए भरतिया सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। पहला सवाल तो यही कि बहुत आसान भाषा में अगर आप हमें समझा दें कि जीएसटी 2 क्या है। इसको एक सरकार ये प्रेजेंट कर रही है कि इससे एक बहुत बड़ा व्यापक रिफॉर्म आएगा, तो क्या वाकई में आपको लगता है कि ऐसी स्थिति है कि बड़ा रिफॉर्म आएगा, या ऐसे समय में ये निर्णय लिया गया है जब एक तरीके से ना केवल इसकी चर्चा हो रही है बल्कि ट्रम्प टैरिफ की भी बहुत चर्चा हो रही है देश में? हमें जीएसटी 2 को समझने के लिए सबसे पहले ये समझना है कि अप्रत्यक्ष कर हमारे देश में क्या प्रणाली थी जी, और ये सब लाना क्यों ज़रूरी हुआ। हमारे देश में इसको फेडरल स्ट्रक्चर बोलते हैं, जहाँ केंद्र सरकार अलग है, राज्य सरकार अलग है और स्थानीय सरकार अलग है। तीनों अलग अलग प्रकार के कर लगाती थी। इस वजह से क्या हो रहा था कि व्यापारी परेशान था, करों पे कर लग रहा था और हमारी चीज़ें महंगी हो रही थी। एक बहुत बड़े रिफॉर्म के रूप में जीएसटी आया, जो आपकी भाषा में उसको हम जीएसटी 1 बोल रहे हैं। उस समय प्राथमिकता क्या थी ये समझना है। उस समय प्राथमिकता थी कि इतने सारे करों को जोड़कर एक कर बनाना, वो प्राथमिकता थी, और उसको सही तरीके से आगे ले जाना। उस समय दर और बाकी चीज़ों का उतना महत्व नहीं था जितना सबको साथ लेके चलना था। तो बहुत ही सक्सेसफुली उस समय अरुण जेटली जी थे, उन्होंने बहुत मेहनत करके और सब करों को एक एकत्रित किया, वो ऑक्ट्रा ने कुछ नहीं, और एक जीएसटी लेके आ गए और उसको इम्प्लीमेंट किया। सेल्फ असेसमेंट वाला जीएसटी था, वो पूरा ऑनलाइन बेस्ड जीएसटी था, फेसलेस, कोई सामने अधिकारी नहीं, और उसको बहुत सही तरीके से उन्होंने चलाया। जो एक उस समय की कल्पना थी कि भी हमारा राजस्व घटना भी नहीं चाहिए, तो 80,000 करोड़ से लेके बढ़ते बढ़ते आज 1.25 लाख करोड़ तक राजस्व पहुंच गया। यानी सरकार अब ये को खातरी हो गई कि राजस्व की कमी नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी हो गया कि अब आम आदमी को राहत कैसे दी जाए, करों का बोझ कैसे कम किया जाए और सामान को सस्ता कैसे करे, आम आदमी की पहुंच अच्छे सामान तक हो जाए। इसीलिए ये जो जीएसटी 2 है, ये अब करों को लेके एक बहुत बड़ा रिफॉर्म किया गया है, जहाँ अधिकांश पहले 5 दरें अलग अलग चल रही थी, अब 5% और 18% दो ही रख दिया। यहाँ से 12% हटा दिया, वहाँ 28 हटा दिया। तो इस वजह से एक करों का बोझ कम हो गया और अब ज़्यादा मगजमारी नहीं रहेगी। व्यापारियों को जो तकलीफ़ हो रही थी, ये 5 वाला कितना, 8 वाला कितना, 12 वाला कितना, 18 वाला, ये सब अब समाप्त हो जाएगा और एक अच्छा सुनहरा कर प्रणाली हमारे देश में स्थापित हो जाएगी। पर टाइमिंग जो है, इसके टाइमिंग को लेकर बड़ी बातचीत की जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये सरकार की सोची समझी एक तरीके से रणनीति के तहत इसे किया जा रहा गया है क्या? क्योंकि ट्रम्प टैरिफ की बड़ी चर्चा हो रही थी,
कहीं ट्रम्प टैरिफ को या अमेरिका को जवाब देने के लिए भारत ने इस तरीके के रिफॉर्म को स्वीकार तो नहीं किया, क्योंकि अंदर खाने सरकार के तो बहुत लंबी चर्चा तो चल ही रही होगी कि इस तरीके से रिलैक्सेशन देना है, और अगर सरकार आज रिलैक्स करती है तो ये रिफॉर्म तो बहुत पहले आ सकता था। नहीं दिवेश जी, देखिए ये आप लोगों का एक तरीका होता है कि अर्थशास्त्र को राजनीति से मिलाने का। दोनों अपनी जगह इंडिपेंडेंट है। राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे, मगर जिन्हें अर्थशास्त्र को आगे ले जाना है, कर नीतियाँ एक दिन में नहीं बन सकती, और किसी को जवाब नहीं देना है। मेरे को जवाब भारत माता को देना है, मेरे देशवासियों को देना है। तो ये एक दिन में नहीं होता, ये बहुत लंबी इसकी परंपरा होती है, बहुत लंबा रास्ता पार करना होता है। बहुत से डिस्कशन, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स सब बैठ के एक एक चीज़ के ऊपर चर्चा करके और फिर निर्णय लेते हैं। पहले लग्जरी की परिभाषा अलग थी, आज वो शायद आवश्यकता में भी बदल गई है। तो ये सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए इसको पूरा बनाया गया है। आम आदमी को भी ध्यान में रखा है, किसान को भी ध्यान में रखा है और इसको लागू किया है। तो इसको मैं राजनीति से नहीं जोड़ता। इत्तेफाक होते हैं कि वहाँ ट्रम्प ने बोला, तो ट्रम्प को जवाब देने के लिए स्वदेशी बाजार का स्वदेशी सामान को उठाना, वो ट्रम्प को जवाब होगा। कर प्रणाली से उसका कोई जवाब नहीं है। अगर इसको हम बहुत बड़ा एक तरीके से रिफॉर्म माने सरकार के नज़रिए से, या कंज्यूमर के नज़रिए से भी, या ग्राहकों के नज़रिए से, व्यापारी के नज़रिए से, GST 2 के बाद में अब चूंकि आप व्यापार की नब्ज को भी पकड़ते हैं, क्योंकि व्यापारियों के बीच में भी रहते हैं, आप CA भी हैं, तो बाकी जो पूरी व्यापारिक गतिविधियां होती हैं उस पर भी नज़र रखते हैं, और एक तरीके से कंज्यूमर के एंगल से भी आप सोच सकते हैं, उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो क्या कुछ व्यापक बदलाव आपको लगता है कि आने वाले दिनों में हमें दिखाई पड़ेगा और इसका सीधा असर हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा? बहुत सोच समझ के ये नई कर नीति तैयार हुई है, और इससे सीधा लाभ हमारी अर्थव्यवस्था पे पड़ेगा, हमारे कंजम्पशन पे बढ़ेगा, और इससे व्यापार बढ़ेगा। कंजम्पशन बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, तो इससे प्रोडक्शन भी बढ़ता है। तो हमारी इंडस्ट्री भी अब ज़्यादा बना पाएगी चीज़ें, तो इसका बहुत फ़ायदा होगा। और आप अगर टाइमिंग की बात करते हैं तो आप देखिए, हमारे उत्सव, हमारी जो अर्थव्यवस्था है भारत देश की, ये बहुत हद तक हमारी ग्रामीण एग्रीकल्चर और धर्म आधारित है। ये जो तारीख तय की गई है कि 22 तारीख को के लागू करना है, उसके पहले सब हो जाए। 22 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं और किसान का माल दशहरे से आना शुरू होता है। तो एक बहुत ही अच्छे समय पे इसको लागू किया गया है। इसका सीधा लाभ मिलेगा, व्यापार बहुत तेज़ी से बढ़ेगा, और क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ों को सस्ती की गई है, तो लोग सब बाहर आएंगे, सामान खरीदेंगे, फिर किसान का माल आएगा, गांव में पैसे आएंगे, वहाँ पर डिमांड बढ़ेगी, और फिर उसके बाद शादी ब्याह है, उसका भी काम आगे बढ़ेगा। तो कुल मिला के ये बहुत ही सही समय पे आया है। इसका सीधा लाभ हमारी अर्थव्यवस्था को मिलेगा। अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, उद्योगों का माल बिकेगा, उद्योगों में प्रोडक्शन बढ़ेगा, वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट, रोजगार बढ़ेगा। इस तरीके से ये बहुत ही अच्छे समय पे लागू किया है। 12 और 28% का स्लैब जो है उसको हटा दिया गया है परमानेंटली, और बहुत सारे ऐसे आइटम्स हैं जिस पे रोज़मर्रा के हमारे जीवन के उपयोग की चीज़ें, या उपयोग की चीज़ें भी नहीं भी हों, फिर भी लग्जरियस जो आइटम जिनको हम कह सकते हैं कि अगर कोई स्मार्ट टीवी है या बाकी और ऐसे महंगे आइटम्स जो हैं, उस पर भी GST हटा दिया गया। अब तो ऐसा हो गया है कि मतलब ये GST 2 आने के बाद में ये लोगों को पता चला होगा, मुझे लगता है कि अरे इस चीज़ को हमने ख़रीदा, इस पर हमने 28% GST दिया, अब हमें 5% या 18% इस पर देना पड़ेगा। तो वो एक एनालिसिस भी करेंगे कि यार इतना फ़र्क इस पर पड़ा। तो कौन सा सेक्टर, कौन कौन से सामानों पर जो है वो बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा, और कौन सी वस्तुएं जो हैं वो रोज़मर्रा से जुड़ी हुई आपको लगती हैं? अगर आप इसको पूरा समझे, 3 स्तर की हम बात करें। जीने के लिए खान पान,
एजुकेशन के ऊपर तो पहले भी नहीं था। तो जीने के लिए खान पान और मेडिकल इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ों को एकदम सस्ता कर दिया। इससे क्या हो गया है कि जो जिसको कोई कुछ मतलब नहीं है, मगर मेरे को 2 टाइम का खाना मिल जाए और मेरे बच्चे की हेल्थ और एजुकेशन अच्छी हो जाए, तो उसको कर से बाहर कर दिया या नॉमिनल कर इंश्योरेंस पे 5% का स्लैब हाँ, है। तो ये एक बहुत बड़ा हो गया। लोगों को इंसेंटिव है कि भाई कहीं कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो आपके घर वाले कहीं बेघर ना हो जाएं, तो उसके लिए भी ध्यान रखा गया है। इसके बाद आता है मध्यम वर्ग की चीज़ें, तो जो ज़रूरी है मगर महंगी थी, आम आदमी की पहुंच के बाहर थी, अब वो खरीदने लग जाएगा। चाहे वो वाइट गुड्स हो, वॉशिंग मशीन है, एयर कंडीशनर है, टीवी फ्रिज है। फिर टीवी की जो बात है, आज स्मार्ट टीवी को मनोरंजन करके कम और बच्चे पढ़ाई के रूप में ज़्यादा देखने लग गए। आपका भी चैनल आज ब्रॉडबैंड के ऊपर सब चीज़ें सब जगह पहुंचा रहा है, ऐप के माध्यम से पहुंच रहा है। तो ये आपको समझना है कि जो पहले हम जिसको लग्जरियस बोलते थे, आरामदायक चीज़ें बोलते थे, आज वो ज़रूरतें हो गई है और इसीलिए उनके ऊपर कर की दरें कम हो गई और आम आदमी की पहुंच तक लेके आ गए। सिर्फ वही माल जो आम आदमी नहीं खरीदता, बड़ी कंपनी वाले खरीदते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो गई, तो अगर उसके ऊपर ज़्यादा टैक्स है तो किसी आम आदमी के ऊपर उसका बोझा नहीं आता। फिर अगर आप कहें कि और भी कोई चीज़ के ऊपर ज़्यादा हुआ है, तो उसके पीछे उसका कारण तंबाकू की चीज़ें कि भाई ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। यानी सरकार ने कर नीति बनाते समय हर चीज़ का ध्यान रखा है, हमारे आम लोगों की सेहत का भी ध्यान रखा है और क्वालिटी हमारी अच्छी हो जाए हमारे देशवासियों की, उसका ध्यान रखते हुए ये कर बनाया है। पर ट्रम्प को जवाब देने के लिए बड़े सारी जो हथकंडे हैं सरकार ने वो भी लगाए। कोल्ड ड्रिंक पे टैरिफ काफ़ी बढ़ गया है, तो इस तरीके से तो ये एनालिसिस एक तरीके से हो रहा है कि स्वदेशी जो पेय पदार्थ हैं उनको इससे एक तरीके से बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा और वो बहुत ज़्यादा लोकप्रिय होंगे। देवेश जी, आप लोग मीडिया के आदमी हो और लगाने में और लोगों के मुंह से अलग अलग बातें निकलवाने में आप लोग माहिर हो, मगर ऐसा नहीं है। अगर कोल्ड ड्रिंक के ऊपर टैक्स ज़्यादा लगा है तो कोई ट्रम्प को देख के नहीं लगा, या अमेरिका को। कंपनियां तो अमेरिका की हैं जो हाँ, कोल्ड ड्रिंक बेच रही हैं। मगर वो जो बेच रहे हैं वो मेरे देशवासियों के लिए हानिकारक है। भाई तंबाकू को भी बढ़ाया ना, क्यों बढ़ाया? वो तो अमेरिका से नहीं आ रहे, वो तो हमारे देश के प्रोडक्ट हैं। मगर जो चीज़ें मेरे देशवासियों के लिए हानिकारक है और मेरे देशवासियों ने उनसे परहेज करना चाहिए, उसको ध्यान में रखते हुए उसकी दरें ज़्यादा की है। उसका कोई और दूसरा कारण नहीं है कि डिस्करेज करने के लिए। अगर आप देखेंगे जो ये चीज़ें हैं इनके ऊपर जो हमारी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, राज्य सरकारें भी उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा रखती है और केंद्र सरकार भी रखती है। इसमें कोई गलत बात नहीं है, इसको राजनीति से जोड़ने से अच्छा नहीं है। इसको हमें समझना है कि आम आदमी के लिए जो वस्तुएं ज़रूरत की हैं उसको कर मुक्त या कम कर पे किया, और जो उनके लिए हानिकारक है, उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसको सबसे ज़्यादा रेट पे टैक्स किया है। एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा सर हमारे यहाँ बहस होती है कि एग्रीकल्चर ग्रोथ और इस सेक्टर को किस तरीके से बूस्ट किया जाए। बड़ी इसकी व्यापक तरीके से चर्चा चल रही है, बावजूद इसके कोई बहुत बेहतर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि ये जो क्षेत्र है वो बड़ा महत्वपूर्ण है देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी और हमारा जीवन चले उसके लिए भी। सरकार ने जीएसटी के माध्यम से एक बड़ी राहत दी है कि फर्टिलाइज़र और कृषि से क्षेत्र से संबंधित जितने भी आइटम्स हैं उन पर जीएसटी को जो है मेरे ख्याल से 5% के आसपास में ला दिए। तो एक बड़ा एक अच्छा निर्णय सरकार ने लिया है। तो कृषि क्षेत्र के लिए आप सबसे बड़ी चुनौती क्या देखते हैं और ये जो निर्णय लिए गए हैं उसको आप किस तरीके से देखते हैं? ट्रैक्टर पे 5% का जीएसटी है, फर्टिलाइज़र पे 5% का जीएसटी, ट्रैक्टर का इस्तेमाल तो अब लगभग होता ही है। हमें कृषि की समस्या कुछ जीएसटी कुछ जीएसटी के बाहर, इसको मिला के हम बात करेंगे। जीएसटी कृषि के ऊपर
उनकी सब चीज़ों पे, बीज रहे, फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, कुछ भी रहे, सब के ऊपर खूब हैवी टैक्सेस था। और क्योंकि कृषि उपज टैक्स फ्री था तो उसको इनपुट क्रेडिट नहीं मिलता था, तो कृषि की कीमत हमारी किसान के लेवल पे ही बढ़ रही थी। तो किसान की जेब में पैसा कैसे जाए, उसकी लागत कम कैसे हो, उसको ध्यान में रखते हुए कृषि के जो रॉ मटेरियल है उसके ऊपर कर की दरें कम कर दी। इसका सीधा लाभ मेरे किसान भाइयों को जाएगा, उनका जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। इसके बाद सवाल आता है ट्रैक्टर का, कि जो इक्विपमेंट्स लगते थे उसके ऊपर भी टैक्स बहुत ज़्यादा थे, क्योंकि उसको व्हीकल की कैटेगरी में ले लिया। तो शहरों में जो गाड़ियाँ चल रही और खेतों में जो ट्रैक्टर चल रहा वो एक ही रेट पे टैक्स हो रहा था, वो बहुत महंगा था। सरकार की समझ में आया, उसकी दरें कम कर ली। मेरे को आज देश को क्या चाहिए, किसान का बच्चा खेती करे मगर वो हल नहीं चलाना चाहता, वो मॉडर्न तरीके से आना चाहता है। तो उसको हम ट्रैक्टर अगर उपलब्ध करा दें तो वो शहर नहीं आएगा, वो गांव में ट्रैक्टर ही चलाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस बजट के कारण हुई है। थोड़ा सा फाइनेंशियल साइड है जिसका जीएसटी से संबंध नहीं, मगर किसान को माल जो मजबूरी में बेचना पड़ता है उसकी जगह उसका माल कहीं गोडाउन में स्टॉकिंग हो जाए, उसको जितने रुपए की ज़रूरत है उतने मिल जाए, कोई उसका डिजिटल जैसे डीमैट अकाउंट होता है शेयर का, उस तरीके से कुछ हो जाए और वो अपने वहीं बैठ के, अपने गांव में ही बैठ के अपने मोबाइल के माध्यम से उसको 10 बोरा बेचना है बेच दिया, 20 बोरा बेचना है बेच दिया और उसके बैंक खाते में पैसे आ रहे। अगर ऐसा कोई सिस्टम सरकार ने डेवलप कर लिया तो मैं समझता हूँ कि किसान पूरा माल एक साथ नहीं बेचेगा और जैसे हम शेयर को टुकड़े टुकड़े में बेचते हैं उसी प्रकार से उसका भी माल डीमैट खाते के माध्यम से अपने आप धीरे धीरे बिकने लग जाए। तो मैं समझता हूँ कि कृषि का बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ये जो बात आप कह रहे हैं बड़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम देखते हैं कि लगभग हर बारिश में या कई बारी ऐसी स्थिति दिखाई देती है कि किसान ने अपने खेत से माल को उत्पादित किया, अब वो डंप करके अपने यहाँ तो नहीं रख सकता है, उसे कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा। हालांकि ये पुरानी व्यवस्था में हम देखते थे कि बड़े बड़े घर होते थे, वहाँ साल 2 साल 3 साल अनाज को स्टोर करके रखने की जो है वो व्यवस्था घरों में होती थी। अब वैसे नहीं, अब किसान ने माल उत्पादित किया, वो चाहता है कि जल्दी बाजार में जाए और बेच के आ जाए। अब एक बार ही अपने घर से माल लेके किराया और बाकी सारी लगा के अगर मार्केट में जो है व्यापारी या किसान चला गया तो व्यापारी जो दाम उसको देगा वो एक बेहतर विकल्प उसके पास में ये है कि वो वहाँ से अपने माल को बेचे और पैसे लेके आ जाए। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जब किसान चाहे जितनी बोरी चाहे, जितने मात्रा में चाहे उतना अनाज बेच दे और उसका पैसा वो ले ले। तो फार्मिंग को लेकर एक रेगुलेशन बॉडी एक तरीके से बनाई जानी चाहिए सरकार के माध्यम से। इस तरीके की मुझे आप लगता बात कर रहे हैं जिस तरीके से शेयर बाजार और बाकी सेक्टरों के लिए सरकार का काम सिर्फ रेगुलेशन का है। आप एक चीज़ देखिए, एपीएमसी बनाए, एपीएमसी में पैसे भी ले रहे, सब कर रहे, मगर किसान को कितनी सुविधा, बारिश आई उसका माल भीग गया। यानी किसान के साथ तकलीफ कैसे है, जब तक उसके पास पैसे नहीं आते तब तक बीज बोने से लेके तब तक उसको डाउट रहता है कि उसके घर में पैसे कितने आएंगे। तुम एपीएमसी में उसके माल की सुरक्षा क्यों नहीं है, बारिश में उसका माल क्यों भीग जाता है, आग लगी तो क्यों जल जाता है, ये चीज़ें भी देखना ज़रूरी है। और आपने एकदम सही कहा, जैसे शेयर में सेबी ये सब रेगुलेटरी बॉडी है, ऐसे ही कोई रहे तो किसान ने अपना माल इसमें वेयर हाउस में डाल दिया, उसकी जो क्वांटिटी अभी जो रसीद देते हैं वो डिजिटल हो गई और उसको जितना बेचना है वो अपने गांव में ही बैठ के धीरे धीरे बेचता रहे और उसके पास पैसे आते रहे। ये दिन, मगर मुझे नहीं लगता ये दिन बहुत दूर है। जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी नए नए रिफॉर्म्स ला रहे हैं तो इस ओर भी उनका ध्यान आएगा और वो इसको करेंगे।
ये जो GST 2 की हम बात कर रहे हैं सर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में आपको लगता है कि किस तरीके से रिफॉर्म्स जो हैं वो देखा जा सकता है? और हम, मुझे लगता है कि आप बातचीत कर रहे हैं तो पॉजिटिव साइड पे हम बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं कि GST 2 के पॉजिटिव जो एस्पेक्ट्स हैं हम उन पर देख रहे हैं, और आने वाले समय में ये कुछ पॉजिटिव चीज़ें होंगी, इस पर हम बात करें। क्या इसका कोई नेगेटिव प्रोस्पेक्टिव भी हो सकता है क्या? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कानून एक चीज़ होती है, कानून बहुत अच्छा बन गया। कर की दरें एक चीज़ होती है, वो आपने अब ठीक कर दिया। अब तीसरा आता है कानून का इम्प्लीमेंटेशन और लोगों ने रिटर्न भर के पैसे भरना। ये सरकार के हाथ में नहीं है, ये टेक्नोलॉजी के पास है। टेक्नोलॉजी कंपनी कानून नहीं समझती और वो पूरे खेल को बिगाड़ देती है। सरकार लाख चाहे कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस रहे, सेल्फ असेसमेंट की बात करती है, आप एक रिटर्न भर दो काम हो जाएगा। ये बोलते थे कि मोबाइल से आप रिटर्न भर सकेंगे, इतना इतना हसीन सपना पूरा बताया गया, मगर आज बगैर कंसल्टेंट के रिटर्न भरना असंभव हो गया। कंसल्टेंट की फीस इतनी हो गई कि आदमी को पसीना आने लग गया। इतनी चीज़ें मंगा रहे हैं, क्यों मांग रहे हैं? आपने ई-वे बिल बोल दिया तो ई-वे बिल से मेरा रिटर्न क्यों नहीं बन जाता? तो ये चीज़ें अभी टेक्नोलॉजी की साइड बहुत कमज़ोर है और आदमी व्यापारी उसी से परेशान है। नोटिस देना, एक्स पार्टी ऑर्डर करना, अरे यार हम तुम्हारे को टैक्स जमा करके दे रहे हैं, दुश्मन थोड़ी ना है, तुम हमको दुश्मन समान ट्रीट कर रहे हो। अरे कहीं गलतियां हो रही होगी तो सरकारी कर्मचारी फैसिलिटेटर होना चाहिए, ऐसा इन्वेस्टिगेटर नहीं होना चाहिए। तो बाकी सब बदल गया। अब अधिकारियों को अपनी सोच में फ़र्क लाना पड़ेगा और व्यापारियों को कैसे मदद करके कंप्लायंस कराएं उसकी तरफ ध्यान देना पड़ेगा। पर एक चीज़ तो अब भी इनपुट क्रेडिट का जो झोल है वो तो अब भी है, और उसके माध्यम से किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं वो भी एक बड़ी चिंता वाली बात है। हर कोई वैसा नहीं करता होगा, लेकिन इनपुट क्रेडिट्स के माध्यम से सरकार को चूना लगाना या एक तरीके से इस पूरे GST के जो लॉ है उसमें झोल करने वाली बात भी समय समय पर निकल कर सामने आती है। उस पर किस तरीके से लगाम लगाई जा सकती है? आप एक चीज़ समझिए कि जब कोई सोसाइटी बनती है तो पुलिस स्टेशन क्यों लगाए जा रहे हैं? उनको मालूम है कि कितना भी अच्छा समाज रहा, 2-4 जगह ऐसे कोई ना कोई वारदात होगी जो कि एक सभ्य सोसाइटी नहीं चाहती। उसको कंट्रोल करने के लिए पुलिस रखी है। मगर पुलिस कब आती है? जब हादसा हो जाता है। तो हादसों को टाला नहीं जा सकता। समाज है, हर प्रकार के लोग रहेंगे, मगर जो रेगुलेटर हैं जो उसको देखते हैं वो इतने शार्प होते हैं कि कहीं कुछ हुआ तो तुरंत ये देखते हैं कि हमारे सिस्टम में एरर था कि ये आदमी चोर था। और चोरी कैसे किया? जब हमने सिस्टम फुल प्रूफ बनाया तो सिस्टम में झोल कहाँ है, उसको देख के सिस्टम को सुधारना। अब हमारे देश में क्या होता है, सिस्टम को सुधारने के नाम पे उसको इतना उलझा दिया जाता है कि फिर वो सिस्टम में रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आदमी सिस्टम के बाहर खेलता रहता है। हमारा यही सुझाव है कि ये जो टेक्नोलॉजी वाले लोग हैं, ये जो सिस्टम है, इसको कैसे अच्छा करें। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा होगा ये समझ के चलना, मगर ऑर्गेनाइज्ड तरीके से क्राइम नहीं होना चाहिए, उसकी तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए। और अगर किसी ने बेईमानी करते हुए कोई पकड़ा गया तो उसके साथ मुरव्वत नहीं होना चाहिए, ताकि एक को सज़ा मिले तो बाकी सब डर के रहें। वो हमारे यहाँ नहीं है, ये दुर्भाग्य की बात है। इनपुट क्रेडिट, मुझे लगता है कि हम बातचीत कर रहे हैं, हमारे जो और सामान्य दर्शक हैं जो व्यापार क्षेत्र से होगा तो उससे तो ये मालूम होगा। मुझे लगता है कि आप आसान भाषा में अगर इसको समझा सकें और इसका जो पूरा का पूरा झोल होता है उसके बारे में बता सकें कि किस तरीके से फर्जी इनपुट क्रेडिट्स लिए जाते हैं और उससे फिर किस तरीके से सरकार को चूना लगाया जाता है। देखिए, बात बड़ी सिंपल है कि हर बार जब माल हाथ बदलेगा
तो उतनी बार टैक्स लगेगा, कितने रुपए पे। तो जो उसने खरीदते समय टैक्स दिया है और बेच के जो टैक्स लिया है, जो बेच के टैक्स लिया उसमें से जो खरीदा वो टैक्स माइनस होके जो बचा वो हमको सरकार के पास जमा करना पड़ता है। अब होता क्या है कई बार कि व्यापार करने में बहुत से कारण होते हैं कि हमको अलग अलग तरीके से व्यापार में बिलिंग करना पड़ता है। हम जिसको फेक बोलते हैं वो फेक है। फेक क्या होता है? जहाँ माल है ही नहीं, सिर्फ बिल बन के चला गया, ऐसे को रोकना है। मगर जहाँ माल है, एक बिल दूसरे के पास गया, दूसरे से तीसरे के पास गया, सब ने टैक्स भरा और माल भी है, तो इसको हम सर्कुलर ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ये फेक नहीं है, ये इनको करना पड़ता है। बहुत से कारण है, बैंक भी उसका एक कारण है। तो ऐसे लोगों को हम छोड़ दें, और जहाँ कुछ है ही नहीं और बिल बन गए, ऐसे गिनती के लोग हैं, गिनती के, मगर वॉल्यूम बहुत हो जाता है, ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए, ऐसा मेरा मत है। एक अब मैं जो सवाल पूछूंगा आपसे, आप फिर मुझे ऐसा ये याद दिला देंगे कि आप रिपोर्टर हो और इस नज़रिए से आप सोच रहे हो। पर फिर मैं उसी सवाल पर आता हूँ, उसी बात पर आता हूँ। कंज्यूम करने की जो क्षमता है या कंज्यूम करने का जो चक्र है हमारे देश का, ग्राहकों का, उसको एक तरीके से बूस्ट करने के लिए सरकार ने ये निर्णय लिया है। और ये उस समय में लिया है कि जब एक चिंता ये भी हो रही है कि अमेरिका ने जो टैरिफ लगाया है वहाँ से हमारे यहाँ से जो चीज़ें एक्सपोर्ट होती हैं उस पर बहुत ज़्यादा असर होगा। तो क्या ये सरकार की सोच है कि वो जो एक्सपोर्ट होने वाली चीज़ थी या उससे जो देश को या देश के व्यापारियों को जो होने वाला नुकसान है उसकी भरपाई इस तरीके से लग जाए कि सरकार एक तरीके से आपको राहत दे रही है, जो जीएसटी का दाम है उसको कम करके, कि आप मैन्युफैक्चरिंग करिए, खूब मैन्युफैक्चरिंग करिए और अपने बाज़ार को, अपने माल को अपने ही बाज़ार में बेचिए, अपने कंज्यूमर के पास भेजिए। दो तरह की चीज़ें हो रही हैं। एक तो जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाला व्यक्ति है उससे जीएसटी से एक तरीके से आप सहयोग ही कर रहे हैं, और दूसरा जो कंज्यूम करने वाला है, जो बायर है, उसको भी आप एक तरीके से रिलैक्स कर रहे हैं और बूस्ट कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है और मैं बोल भी रहा हूँ कि हमारे उत्पादकों की क्षमता को हम कम ना आके, अगर आप देखेंगे कोविड के समय जब हमारा सब बंद हो गया, मगर डॉक्टर्स के लिए, सबके लिए किट चाहिए थी, तो जो पॉलीथीन का बाकी काम कर रहे थे वो हटा के उन्होंने टेलरिंग शुरू कर दी और फटाफट उन्होंने किट पूरे देश में बांट दिया। उसकी शॉर्टेज महसूस नहीं होने दी। हमारे उद्योजकों को में ये इतना ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, सोच है ये कि वो तुरंत उसका पर्याय ढूंढ लेते हैं, फैक्ट्री बंद नहीं होने देते। और विश्व का सबसे बड़ा खपत का बाजार भारत देश है, सबकी नज़र यहीं है। तो मेरे जो उत्पादक हैं वो पहले मेरे देश का में देखेंगे और फिर यूरोपियन कंट्री, अमेरिका तो एक है ना, पूरा विश्व खुला है। क्योंकि व्यापारी क्या करता है कि जो चल रहा है वो चलने दो, मगर जब अड़चन आती है तो वो उसका पर्याय ढूंढ के निकाल लेता है। व्यापारी एक तरल पानी के जैसा है कि बह रहा है बह रहा है बह रहा है, उसको कोई तकलीफ नहीं है। मगर चट्टान आ गई तो सब जमा करके और नया रास्ता अपना खुद का बना लेते हैं। तो ट्रम्प के भरोसे कोई नहीं है। ट्रम्प ही परेशान हो जाएगा जब यूरोपियन मार्केट में हम घुस जाएंगे, जब मिडिल ईस्ट के मार्केटों में घुस जाएंगे, सब जगह जब हम घुस जाएंगे तो ये मेरे स्थायी नए कस्टमर बन जाएंगे। और फिर हम देखेंगे कि हम अमेरिका को माल दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तकलीफ उनको होनी है, हमको नहीं होनी, मैं आपको बता दे रहा हूँ। तकलीफ तो होने भी लगी। पीएम चीन क्या गए और पुतिन क्या मिल लिए, वहाँ पे तो तकलीफ तो बड़ी बढ़ गई अमेरिका में। आप देखिए, अगर आप देखेंगे जो वहाँ बातचीत हुई, जापानी आदमी से बातचीत हुई, जापान का प्रधानमंत्री क्या बोलता है, मेरे पास टेक्नोलॉजी है
और आपके पास इंटेलेक्चुअल्स हैं, यानी उसके पास दिमाग वाले लोग नहीं है, टेक्नोलॉजी है, उसको चलाने वाले लोग नहीं है, तो भारत और जापान ने हाथ मिला लिया तो हम कितनी बड़ी शक्ति बन जाएंगे। वही चीज़ चाइना बोलने लग गया, तो हम हमारी शक्ति को आके और हम विश्व गुरु बनने के लिए निकल जाएं, ऐसा मेरा मानना है। चलिए, अब व्यापार और उद्योग क्षेत्र की तो बात तो बहुत हो गई। अब आपका जो व्यक्तिगत जीवन है, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को उससे थोड़ा सा रूबरू कराया जाए। इन दिनों आप आपकी व्यावसायिक व्यस्तताओं को छोड़ के थोड़ा सा सामाजिक कार्यों में आप बहुत ज़्यादा जो है वो जुट गए हैं, पर मैं चाहता हूं कि भरतिया जी की शुरुआत से शुरू करते हैं कि किस तरीके से आपकी शुरुआत हुई, आपके जीवन की शुरुआत हुई। आपका जो परिवार है सीताबर्डी में, हम आज भी जानते हैं कि बड़ा प्रतिष्ठित भरतिया परिवार है। बहुत सारे लोग उससे परिचित भी होंगे, बहुत सारे लोग आपसे भी व्यक्तिगत तरीके से परिचित होंगे, पर किस तरीके से जो है आपके जीवन की शुरुआत होती है और आप इस क्षेत्र में आते हैं? देखिए, मेरे ऊपर भगवान की असीम कृपा मैं समझूंगा। आप सोचिए कि 6वीं 7वीं कक्षा का लड़का उस समय यानी 60 के दशक में तय करता है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बनूंगा, जब देश में 100 चार्टर्ड अकाउंटेंट भी नहीं थे और कोई जानता नहीं था कि ये होता क्या है। उस समय मैंने सोचा, तो लक्ष्य मैंने तय कर लिया जीवन का कि मेरे को कहाँ पहुँचना है, और वो लक्ष्य तय करके मैंने मेरी राह चुना कि कौन सी राह मेरे लिए सही रहेगी जो मैं लक्ष्य तक पहुँचूंगा। साइंस में बहुत अच्छा था, मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा था। टीचर कभी सोच नहीं सकते थे कि मैं साइंस से हटूंगा। वो मेरे को डॉक्टर, इंजीनियर उस दिशा में देख रहे थे। और मेरे स्कूल में कॉमर्स न होते हुए मेरे को इतना समझा, बच्चा दिमाग था, कि आर्ट्स और कॉमर्स में कुछ विषय एक समान है, तो मैंने आर्ट्स लिया। आर्ट्स लेके मैं आगे बढ़ा। नागपुर में रहते हुए मराठी कमज़ोर थी, पहले संस्कृत पढ़े, फिर मालूम पड़ा 11वीं में संस्कृत नहीं है। कौन से स्कूल में थे आप? बिशप कॉटन स्कूल। तो संस्कृत नहीं है, तो ये हुआ चलो मराठी ले लेते हैं। 9वीं क्लास में मराठी में पहले महीने में ही वो मराठी की टीचर ने मेरे को फेल कर दिया कि महाराष्ट्र में रहता, मराठी नहीं आती, ये वो जो भी, और मेरे को मारी भी। तो लंच के समय मैं रोता हुआ खड़ा था गैलरी में कि मैं फेल हो गया एक सब्जेक्ट में, पीछे बैठना पड़ेगा। तो हमारे बहुत अच्छे सर थे, बोले क्यों, क्या हो गया, क्यों रो रहा? बोला सर ऐसा ऐसा हो गया और मेरे को मराठी टीचर ने फेल कर दिया। तो उन्होंने मुझसे कहा तो उर्दू क्यों नहीं लेता, और वो उर्दू सिखाते थे। तो मैंने 3rd लैंग्वेज उर्दू ले ली और मैं उर्दू से 11वीं पास हो गया और अच्छे मार्क्स मिले, खूब चकाचक। तो मेरा हमेशा लक्ष्य तय था और लक्ष्य का मेरा रास्ता तय था, तो मैं जल्दी से भटकता नहीं था और मेहनत खूब किया। इतनी मेहनत किया कि कोई सोच नहीं सकता मैंने कितनी मेहनत किया कि मेरे घर की नौकरानी को ऐसा लगता था कि ये सौतेला लड़का है। मेरे को आके नीचे सामान बनता था, मेरे को देती थी, बोले नीचे सब लोग ये खा रहे हैं तू भी खा ले। उसको हमेशा ऐसा लगता था कि घर वालों ने मेरे को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि मैं पढ़ाई करता रहता, ऊपर अच्छा। कमरा था। हाँ। मैं बिल्कुल ऊपर से उतरता नहीं था, लक्ष्य फाइनल था ना कि मेरे को सीए होना है। और उस समय कोई ट्यूशन नहीं, कुछ नहीं, तुम्हारा देखो। तो दिन भर पढ़ना और ऑफिस जाना। मैं एनकेपी सालवे के पास सीए कर रहा था, बड़े लोग थे, हमको ऑडिट के लिए बाहर जाना पड़ता था, मगर मैं सब करते रहा। पढ़ाई वो लक्ष्य को फाइनल रखा कि मैं उससे भटकूंगा नहीं, और मैंने सब, कोई दोस्ती नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं, और करते करते मैं फाइनल में पास भी हो गया। तो मेरा कहना है कि भगवान ने हमेशा मेरे ऊपर आशीर्वाद रखा, लोग मिलते गए, मैं आगे बढ़ता गया। मेरा कोई व्यापारिक इसमें आने का कोई उद्देश्य नहीं था, मगर चैम्बर के जो लोग थे वो, उनको लगता था यार कोई एक व्यक्ति तो होना, उन्होंने ही मेरे को लेके गए, उन्होंने आगे बढ़ाया, और बढ़ते 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 मगर सामाजिक, मेरे बाबा जी ने भी तय किया था कि एक उम्र तक कमाना, फिर कमाना नहीं।
और सामाजिक काम करते रहना। तो मैंने हमेशा से व्यापारियों के लिए काम किया, फिर गौशाला में किया, अनाथालय में किया, ये सब जगह। अब मैं आदिवासी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ, आदिवासियों से दोस्ती कर रहा हूँ, क्योंकि उनका क्या गुनाह है, वो क्यों हमसे अलग हो गए, उनको वापस हमारे साथ जोड़ो। तो एकल श्री हरि वनवासी विकास ट्रस्ट के माध्यम से उनकी भी सेवा कर रहा हूँ। तो सामाजिक काम करते करते कर रहा हूँ। मैंने हमेशा स्पष्ट कहा है, मेरा राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। अब तो आप ऐसी स्थिति हो गई कि देश के प्रधानमंत्री और बड़े बड़े मंत्रियों के साथ में भी मंच साझा कर रहे हैं। तो जीवन की यात्रा जो है, अपनी जीवन यात्रा को आप किस तरीके से देखते हैं? ये सफल है, या जीवन में सब कुछ हासिल कर लिया है, या और बहुत कुछ हासिल किया जाना अभी बाकी है? क्योंकि ऐसा भी कहा जाता है कि जीवन की संपूर्णता तो समाधान से आती है, संतोष से आती है, लेकिन मानवीय जीवन में संतोष ही आ जाना अपने आप में बड़ी विलक्षण बात होती है। नहीं, देखिए, हमें क्या चाहिए, हम हमारी इच्छाओं को सीमित कर लें और कुछ भी पाने की इच्छा नहीं रखें, तो आप एकदम संतुष्ट व्यक्ति हो। और आपके अंदर करने की चाह होना, यानी व्यक्तिगत चाह की जगह दूसरों की चाह। मैंने हमेशा सिद्धांत स्पष्ट रखा है कि अगर झोपड़ी में दिया जल रहा है तो मेरे घर में दिवाली हो गई, ये सोच लेके मैं हमेशा आगे बढ़ा हूँ। तो मैं एकदम संतुष्ट आदमी हूँ। मैं अब देखिए, करने को बहुत है और करूँगा भी, छोड़ूंगा नहीं। मगर जो भी कर रहा हूँ ईमानदारी से कर रहा हूँ, धर्म से कर रहा हूँ, कहीं कोई बेईमानी नहीं किया, किसी का विपरीत किसी की सोच नहीं। किसी ने मेरे बारे में कुछ बोल भी दिया तो मैंने सुना अनसुना किया, क्योंकि मेरी ऐसी सोच है कि अगर मैं जवाब दूंगा तो जीवन के 2 मिनट मैंने खराब कर दिए। तो जिस चीज़ से मेरे को लेना देना नहीं, उसको क्यों जवाब दूं? तो मैंने ऐसे लोगों को जवाब भी नहीं दिया और अपना जीवन जीते जा रहा हूँ। आज भी मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हर परिस्थिति में मैं संतुष्ट आदमी हूँ। बड़े से बड़े होटल में भी सोता हूँ तो ट्रेन में टॉयलेट के बाहर न्यूज़पेपर बिछा के सोने में भी मेरे को शर्म नहीं आती। ये मेरा जीवन है। आप अभी ऑफ द कैमरा हम बातचीत कर रहे थे जब, तो आप एक किस्सा सुना रहे थे कि स्कूल से आने पर जो कंट्रोल में आधा किलो चीनी मिलती थी, तो कैसे स्कूल का बस्ता और कपड़े फेंक के निक्कर पहन के आदमी चला जाता था, और वो आधा किलो चीनी हासिल करना अपने आप में कितना बड़ा संघर्ष रहता था। तो आपने वो दौर भी देखा कि जब किस तरीके से चीज़ों को सरकार के माध्यम से रेगुलेट किया जाता था, इकोनॉमी खुली नहीं थी। अब आप सीए हैं, इस क्षेत्र में आए, आपने वो भी दौर देखा कि इकोनॉमी खुल गई है, और उसके बाद में अब ये स्थिति हो रही है कि हमारी जो इकोनॉमी खुलने के बाद में जो बाहर की जो कंपनीज हैं, बाहर के जो देश हैं, वो किस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था पर एक तरीके से लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे देश लड़ रहा है, वो दौर भी आप देख रहे हैं। तो आप अपने क्षेत्र में इस अनुभव को किस तरीके से रेखांकित करेंगे, किस तरीके से बयां करेंगे कि कितना कुछ बदल गया है हमारा समाज, हमारा देश, यहाँ की परिस्थितियाँ? देखिए, वो दौर था शॉर्टेज का, पैसे का महत्व नहीं था, महत्व था चीज़ मिलना चाहिए। हम लोग जाके लाइन में लगे, अगर भगवान का आशीर्वाद रहा तो आधा किलो शक्कर मिल गई, नहीं तो खाली हाथ घर आ गए वापस। तो शॉर्टेज का दौर था। हमारे यहाँ का अच्छा गेहूँ बाहर भेजा गया कि भाई ये 1 किलो अच्छा गेहूँ लो और 4 किलो थोड़ा कमज़ोर गेहूँ दे दो, क्योंकि प्रोडक्शन कम है और खाने वाले ज़्यादा हैं। तो वो भी दौर देखा गया। अभी भी मेरे को ध्यान है, लाल गेहूँ आता था, अभी जो सफ़ेद फल के बनते ना, ऐसे गुलाबी बनते थे, वो भी खाया गया। वो लाल गेहूं भी बाहर से जो अमेरिका से लाल गेहूं आता। और उस गेहूं के बारे में ये भी बहुत कहानी प्रसिद्ध है कि बड़ा षड्यंत्र करके भेजा गया, उसके साथ में कुछ ऐसी घास और चीज़ें जो है वो भेजी गई, अमेरिका ने जानबूझ के बीज भेजे गए ताकि वो हमारी जो फसलों की उर्वरक क्षमता है उसको एक तरीके से खत्म करे। तो वो शॉर्टेज का ज़माना था साहब। उसके बाद ये हरित क्रांति आई, फर्टिलाइज़र युग आया, और फिर हमारे देश का प्रोडक्शन। तो मैं आपको बताता हूँ कि बहुत कठिनाई थी। वो बस में जाते थे, बस जब आएगी बस स्टैंड पे खड़े हैं,
और बस में स्कूल चले गए, टिकट 5 पैसा थी, मगर जाना कई बार पैदल ही लौट के आ जाना कि या भाई स्कूल में देरी हो गई, बस निकल गई तो घर पैदल आना, ये सब जीवन बहुत कठिन था। आज हम लोग हमारे इतनी बात कर रहे हैं जबकि हमारे बच्चों को सब सुविधा दी जा रही है, फिर भी वो संतुष्ट नहीं है। और उस समय इतना नर्क वाला जीवन भी था मगर हम संतुष्ट थे। परिवार था, संयुक्त परिवार था, परिवार के बड़ों की इज्जत थी, बड़े भाई की इज्जत, बड़े भाई को छोटे भाई का प्यार, तो एक वो पूरा एक संयुक्त परिवार के रूप में होता था। और कष्ट नाम की चीज़ नहीं थी। जो परिस्थिति है उसी को कैसे एंजॉय करना, मौज करना, उसी में दिन व्यतीत होता था। शाम को कंचे भी खेलते थे, सब कुछ करते थे, फिर घर आके पढ़ाई भी करना, सब करना। और अगर ट्यूशन में कोई बच्चा ट्यूशन गया तो चर्चा होती थी, अरे वो ट्यूशन लेता है, वो कमज़ोर है। ट्यूशन जाने वाले को कमज़ोर करके ब्रांड किया जाता था। किसी के घर टीचर आ रहा है पढ़ाने तो होता था इसको अक्ल नहीं है, ये खुद से पढ़ नहीं सकता, टीचर आके पढ़ाता है। तो ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट था। और आज तो फैशन है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जो पेरेंट्स ने बच्चों के प्रति जो भावना रखनी चाहिए या बच्चों का जो रिस्पेक्ट आना था पेरेंट्स के प्रति, उनको बाहर ज़्यादा सिक्योरिटी दिखती है और वो बाहर जाना चाहते। इसे बंद करना चाहिए और पेरेंट्स के पास ही बच्चे पढ़ेंगे तो मेरे ख्याल से वो ज़्यादा अच्छे से डेवलप होंगे। आप फर्स्ट जनरेशन माइग्रेट होके नागपुर में हैं या आपके पहले भी? नहीं, हमारे पिताजी यहाँ हैं। हमारे पिताजी। और मूलतः आप लोग कहाँ राजस्थान के? राजस्थान, वहाँ से दिल्ली गए। दिल्ली में खूब बड़ा साम्राज्य था, लाहौर से लेके कलकत्ता तक सब जगह हमारी ऑफिसेज थी, पूरा नेटवर्क बहुत अच्छा था। हमारे बाबा जी ने हमारे पिताजी को भेजा कि हमको मैग्नीस एक्सपोर्ट करने के लिए हमारे पिताजी आए। उसके बाद में सब नेशनलाइजेशन हो गया, सब कहानी हो गई। तो मैग्नीस के बिजनेस से जुड़े हुए थे, चूंकि विदर्भ में जो है वो प्राकृतिक संसाधन पहले बहुत ज़्यादा थे उसके लिए। और हम आज भी देखते हैं कि मतलब वो एक जो कोठीनुमा घर आज भी जो है वो हाँ। आप लोगों का मौजूद है वहाँ पर। जी 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 जी। तो आपको क्या लगता है कि आज जो जनरेशन चेंज का जो गैप है वो क्या चीज़ें आपको आपके बचपन से बदली हुई जो है वो दिखाई दे रहे हैं आज के दौर में? और जो पुरानी चीज़ें, आप ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपके बचपन की थी या आपके युवावस्था की थी जो आप चाहते हो कि आज के समय की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आज वो आनी चाहिए? हालांकि आज का जीवन जो है वो बहुत आसान है, तकनीक है, टेक्नोलॉजी है हमारे पास में, उससे जीवन आसान हो रहा है। लेकिन अब भी जो है एक तरीके से कह रहे हैं कि जो चीज़ें होती, जैसे जिस तरीके से फैशन से कहते हैं कि फैशन कुछ साल में रिवाइज होता है, वैसे अब ये होता है कि लाइफ को भी आपको रिवाइज करने पड़ेगा और पुराना जिस तरीके से लाइफस्टाइल था उसी वे को अपनाना पड़ेगा। देखिए, ऐसा है कि प्रगति को कोई रोक नहीं सकता। टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट डेवलप होती है, नई नई वस्तुएं आती है, हर नई वस्तु अपने साथ एक सुविधा लेके आती है। तो हम कुछ बोल नहीं सकते, वो दौर अलग था। हम बोल नहीं सकते बच्चों को, हम तो पैदल जाते थे, इतने दूर दूर तक पैदल जाते थे, हम सामान ढो ढो के लाते थे क्योंकि उस समय सुविधा नहीं थी। आज हमारे पास हर प्रकार की सुविधा है, तो मेरा बच्चा वो सुविधा क्यों नहीं एंजॉय करे? और मगर उसके सपने बहुत बड़े हो गए, अब वो चांद और मंगल पे जाने की बात कर रहा है। तो हमको हमारे बच्चों को सपोर्ट करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के माध्यम से, और जो नई सुविधा है वो सुविधा देके और वो आगे बढ़ना चाहिए। बच्चों ने सुविधा को खुद के भविष्य के लिए और खुद को विकास करने के लिए यूज़ करना चाहिए। दुर्भाग्य से ये सुविधाएं हम लोग मौज मस्ती जिसको बोलते हैं इसके लिए इस्तेमाल करते। इसका मेरा थोड़ा सा रिजर्वेशन है। हमने सात्विक खाना खाना चाहिए, जो हमारे भारत देश के पारंपरिक खाना है, हमने वो खाना चाहिए। उससे हमारी बॉडी अच्छी रहेगी, बीमारियां दूर रहेगी, और जो टेक्नोलॉजी के आधार पे हमको आगे रहना चाहिए। मेरा बहुत स्टैंडर्ड ये है कि मॉडर्न एजुकेशन विथ ट्रेडिशनल वैल्यूज़। तो हमारे जो संस्कार, जो सभ्यता हमारी है, उसको रखते हुए हमको मॉडर्न जो एजुकेशन है उसको हासिल करना चाहिए। बचपन में आप कैसे थे?
नहीं, मैं तो बहुत ही शाय और मेरे को हर प्रकार के शब्दों से बोलते थे। बच्चा तो दिखता ही था, तो अलग अलग प्रकार, यानी मेरे को निगलेक्ट करके चलते थे कि इसमें कोई दम नहीं है। मगर मेरे ऊपर विश्वास था। मेरे को लगता है इनको समझता नहीं, क्योंकि मैं जो बात करता था वो बात इनको नहीं समझती थी। अच्छा। इनका लेवल नीचे था। हाँ। और मैं बड़े लोगों के बीच में उठता बैठता था तो मेरे को बड़े बड़े ज्ञान आ रहे थे। तो मैं हमेशा मेरे साथियों में मिसमैच रहा। फिर मैं मेरा रास्ता लेके आगे निकल गया कि भाई इनको मैं समझाने जाता हूँ, वो हंसते मेरे ऊपर। जैसे अभी भी हम जो बोलते हैं ऑनलाइन, हम 20 साल पहले बोले, व्यापारी हंसते रहा। आज वो साथ में खड़ा है, यार इसका क्या करो। तो एक आगे देखने की जो कला भगवान ने दी है, उससे मैं हमेशा, मेरी सोच आगे की रही। और आगे की सोच रहने से मैं अपने लोगों में जो मेरे साथ चले आ रहे हैं, अब वो समझ गए कि ये जो बोलता है वो होता है, तो मेरी बातों को वैल्यू देने लगे। कभी ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ी गलती हुई हो जीवन में जिसको लेके रिग्रेट हो, उस गलती को कोई और ना दोहराए, या उस गलती के रेफरेंस में लोगों को सलाह देते हो कि इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए? नहीं, गलती तो यही हुई कि मैंने दूसरों को रिस्पेक्ट दिया। मैं अपने आप को ही नहीं समझ सका कि मैं जो हूँ ये सही है, सामने वाला सही नहीं है। तो मैं सामने वालों की बात मानता चला गया, क्योंकि वो बड़े थे, वो गलत थे। मेरे को बाद में समझ में आया। जब तक समझ में आया बहुत देरी हो गई थी, मगर फिर मैंने किसी की सुना नहीं। मगर मेरे को पहले समझ में आ जाता तो मैं व्यापारियों का स्तर और बदल सकता था। इस बात का गम तो रहेगा। अच्छा, आपके प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्या कोई आपका जो क्लाइंट है वो डेढ़ शाइना भी मिला क्या आपको, कि मतलब आप कोई सलाह दे रहे हैं बतौर से कि भाई ऐसे नहीं, ऐसा करेंगे तो ऐसे से चीज़ें अच्छी हो, लेकिन वो अपना ही एक्स्ट्रा का दिमाग लगाए और बोले कि नहीं मैं जो बोल रहा हूँ आप वैसा ही करो, तो फिर तब क्या करते हैं आप? गुस्सा आता है कि एकदम सही बात आपने की। क्लाइंट उतना होशियार नहीं रहता, हाँ, जितना उसका मुनीम रहता। हाँ, मुनीम यहाँ वहाँ घूमता रहता, अलग अलग लोगों की बातें सुनता रहता, और फिर आके वो हमको ज्ञान बांटने लग जाता। नहीं ये ऐसा होगा, नहीं ये ऐसा होगा। बहुत अच्छा, मुनीम से पंगा नहीं ले सकते क्योंकि सारी इन्फॉर्मेशन उसके पास है। अच्छा, तो उसको बगैर उसको ये एहसास दिलाए कि तू गलत है, काम करना पड़ता। ये तकलीफ तो प्रोफेशन में आती है। क्लाइंट तो जनरली, क्योंकि क्लाइंट की जेब से पैसा जाता है तो वो तो आपकी बात को मानेगा, मगर मुनीम की जेब से नहीं जा रहा ना, और वो दूसरी जगह देख के आता, तो वो बोलते ऐसा ही यहाँ करो। मगर दोनों के फैक्ट्स अलग रह सकते, अप्रोच अलग रह सकती। तो ये होता है और ये आए दिन प्रॉब्लम आता है, आज भी आता है। मुनीम वाला कल्चर अब भी है ना, क्यों? मुनीम का नाम अकाउंटेंट हो गया। अच्छा, नाम बदला है, काम करने की पद्धति तो वही है। हाँ। अब मुनीम नहीं बोलते, हाँ। दीवान जी नहीं बोलते, अब उसको अकाउंटेंट बोलते। और ये परेशान करते हैं और ये काम को जो है वो डिस्टर्ब करते ही हैं। भरतिया जी, बड़ा मज़ा आ रहा है आपसे बातचीत करके, और मुझे लगता है कि ये जब इस सेगमेंट में हम आए हैं तो ये तो और ज़्यादा बातचीत करने में मज़ा दिला रहा है। एक सवाल आपसे ये ऐसा है कि आप कि बचपन का नागपुर आप किस तरीके से देखते हैं? वो नागपुर जब महल से शुरू होता था और बर्डी में ख़त्म हो जाता था, उस नागपुर को भी आपने देखा होगा। अब तो नागपुर ऐसा हो गया कि विस्तार ले रहा है और एक नया नागपुर बनाने का भी अब जो है वो बात निकल कर सामने आई है। कैबिनेट ने उसको हाल ही में मंजूरी भी दे दी। इतना बदला है शहर आपका। शहर के इस बदलाव को आप किस तरीके से देखते हैं, किस तरीके से महसूस करते हैं? ये आपको अच्छा लगता है या कहीं आपको लगता है कि इस बदलाव में जो नागपुर शहर का एक फील है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो रहा है? आपको ऐसा भी फील होता है? बदलाव तो हमने देखा है। मुंजे चौक से बस लेफ़्ट साइड चली जाती थी धनतोली चौक के लिए, क्योंकि आगे पूरा झोपड़ियाँ थी, और फिर वहाँ से घूम के पंचशील होके मोरभवन जाती थी। फिर वो रास्ता टूटते हुए देखा। शंकर नगर चौक आखिरी था, उसके आगे जंगल। तो अगर अंबाजरी चले गए तो वहाँ से जल्दी निकल के पैदल शंकर नगर चौक तक आना पड़ता था, क्योंकि वहीं पर रिक्शा मिलेगा। अच्छा, उसके वहाँ तो कुछ था ही नहीं। तो वो बहुत,
तो नागपुर को बढ़ते हुए देखा। मगर अगर ये सिटी प्लांट सिटी होती, जहाँ पर हमने पर्यावरण की रक्षा करना, जहाँ पर हमने मैदान अच्छे रहें, झाड़ अच्छे बने रहें, वो उसको पूरा निग्लेक्ट हो गया। हमने नाग नदी को नाग नाला बनते हुए देखा। अच्छा, तो आपके समय में नदी का स्वरूप था? नदी का स्वरूप था ही, नदी का स्वरूप था। उस समय तो नहीं नहाते थे, मगर हमारे पहले वाले बोलते थे कि वो नहाते थे। महाराज बाग के वहाँ उसको ब्राह्मण घाट बोलते थे। क्यों बोलते थे? अगर आप अभी भी देखेंगे तो रानी झांसी चौक के वहाँ पर जो मंदिर है, उसके बैक साइड आप नाग नदी देखेंगे तो वहाँ सब मंदिर बने हुए हैं, और मंदिर की जो नीचे पायरियाँ हैं वो घाट तक जा रही है। घाट का स्वरूप बना है, यानी नहाने की व्यवस्था बनी है। आप जितने भी हमारे शमशान घाट देखेंगे तो जैसे सब जगह होता है कि नदी के ऊपर शमशान घाट रहते, नाले के ऊपर कभी नहीं रहते। अगर नागपुर के शमशान घाट देखेंगे, अंबाझरी से लेके आगे तक सब नाग नदी के ऊपर है। तो अगर आप इतिहास देखें तो भाई शमशान घाट में जलाने के बाद वो नदी में नहा के लोग घर जाएंगे। तो ये तो वैसा ही बना हुआ था ना, मगर अब नाला कैसे बन गया? कहीं ना कहीं हमारी उस प्लानिंग में ये शहर फैला, मगर जिस तरीके से प्लानिंग होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि प्लान्ड मैनर में ये नहीं फैला। उस समय के प्लानिंग वालों ने सोचा नहीं होगा कि इतनी जल्दी और इतनी तादाद यहाँ बढ़ती रहेगी, शायद ऐसा होगा। अब तो नाग नदी के पुनर्जीवन का भी जो एक प्रोजेक्ट है वो सुनने में आ रहा है कि सुनने में क्या आ रहा है, वो अप्रूव हो गया और उस पर काम शुरू होने वाले। तो आप को ये उम्मीद है कि आपके रहते रहते आप नदी का पुराना स्वरूप जो है वो फिर से वापस? देखिए, मेरे को आदरणीय श्री नितिन गडकरी जी के ऊपर पूरा विश्वास है, और उन्होंने इसके बारे में चिंता व्यक्त की है। देवेंद्र फडणवीस जी स्टेट के हेड हैं और विजन गडकरी जी का है। तो मुझे लगता है बहुत जल्द ये हमको नाग नदी का स्वरूप ये दिख जाएगा। हम काम भी देख रहे हैं, जगह जगह दीवारें बन रही है। गर्मियों में हमने देखा जेसीबी भी वहाँ पर घुसा हुआ है सफाई करने में। हो सकता है कि दो एक साल में इसका स्वरूप पूरा बदल जाए। और गडकरी जैसा कहते हैं कि मैं अंबाझरी से चलूँगा और कनान नदी में जाऊँगा, नाग नदी में बैठ के, तो वो चीज़ भी है वो एक दिन सच साबित हो सकती है अगर नितिन जी ने बोला है। अच्छा, तो होगा, ऐसा होगा। हाँ। तो फिर हम भी चलेंगे, कभी मौका मिलेगा तो नाग नदी में सैर करने। अरे आप देखिए कितना बड़ा रोजगार का वो क्षेत्र रहेगा। अगर यहाँ जो हो रहा है, मैंने भी कल्पना की थी कि वहाँ ये जहाँ पर बड़ा पार्ट है ये ग्रेट नाग रोड के, वहाँ पार्ट बहुत बड़ा है। अगर वहाँ पर नदी किनारे रेस्टोरेंट्स बनते चले गए तो कितना बड़ा व्यापार बनेगा। यानी जो हम बाहर विदेशों में देखते हैं वो हमारे शहर में हो जाएगा, और ये होना चाहिए, और नितिन जी तो कर देंगे। चलिए, बीसी भरतिया सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और इतनी अच्छी बातचीत हुई आपसे। GST 2 के बारे में हमने समझा, और जी जो आपके नज़रिए से आपका शहर है उसके बारे में समझा, और कृषि के क्षेत्र में आपने जो महत्वपूर्ण बातें बताई। आप हमारे स्टूडियो में आए, बड़ा अच्छा लगा। मुझे लगता है कि आपको भी ये इंटरव्यू देकर बड़ा मज़ा आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। सब दर्शकों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।